नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में बीते कुछ दिनों में मानसून थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से पूरे बिहार में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 9 जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य भर में 3 से 4 दिनों तक वज्रपात और मेघ गर्जन के साथ बारिश होने वाली है और बिहार के 9 जिले ऐसे हैं जहां अति भारी बारिश होगी। देखिए, पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में मानसून की गतिविधि पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी कमजोर बनी हुई थी। इस वजह से राज्य के 5-6 जिलों को छोड़कर शेष जगहों पर उमस और गर्मी बढ़ी हुई थी। लेकिन अब बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बिहार के कई जिलों में अति भारी बारिश के आसार जताए गए और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उन जिलों में से हैं अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया। यहाँ के लोग विशेष रूप से सावधान रहें। और साथ ही बिहार के इन जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। ये जिले हैं सीतामढ़ी, नवादा, पटना, सारण, वैशाली, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, जमुई, सहरसा, शेखपुरा, सिवान, भोजपुर, समस्तीपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शिवहर, बांका और मुजफ्फरपुर। बाकी बचे बिहार के जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है या बंटवारे की वजह से किसी भाई के पास जमीन नहीं बचा है, तो उन सभी परिवारों को सरकार जमीन देने का काम कर रही है और ऐसे परिवारों को 5 से 6 डिसमिल करके जमीन दिया जा रहा है। और अब बड़ी खबर है कि वासहीनों के लिए उनकी पसंद से खरीदी जाएगी जमीन। गरीबों के लिए जमीन खरीदने से पहले उनसे सहमति ली जाएगी ताकि बाद में वे इस योजना पर सवाल नहीं उठा सके। बता दें कि अभी फिलहाल बिहार के 24,000 परिवारों का चयन किया गया है जिनको सरकार जमीन उपलब्ध करवा रही है और दिसंबर 2023 तक इन सभी परिवारों को जमीन देने का काम कर दिया जाएगा। और साथ ही यदि कोई छूट गए हो तो उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है और उन्हें भी जमीन दिया जा सकता है। और इसके लिए पूरे बिहार में नए सिरे से सर्वे हो रहा है। यदि कोई परिवार छूट गए हो तो आपको भी जमीन मिलेगा। जीविका दीदियों के रोजगार के लिए सरकार तरह तरह के ऐलान कर रही है और अब जीविका दीदियों को पशु डॉक्टर बनाया जाएगा। जीविका दीदियां अब पशुओं की करेगी गांव-गांव में जाकर देखभाल। देखिए, बड़ी खबर है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से अब जीविका दीदियों को 16 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें पशु सखी का दर्जा दिया जाएगा। पूरे राज्य में 34,000 जीविका दीदियों को चयनित किया गया है। पहले चरण में 17,000 जीविका दीदियों को ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान जीविका दीदियों को सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से पशुओं का इलाज करना है और ट्रेनिंग के बाद ये जीविका दीदियां गांव-गांव में जाकर पशुओं का इलाज करेगी और उसके बदले पशुपालक से पैसे भी लेगी। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर है। इसके लिए अब आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इधर सरकार ने भी कह ही दिया कि शिक्षक भर्ती पर महागठबंधन की बैठक 14 जुलाई को होगी, जिसमें से डोमिसाइल नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। देखिए, महागठबंधन विधानमंडल दल की जो बैठक हुई उसमें शिक्षक नियुक्ति को लेकर तमाम दल अपनी बात रखे और जो नियम बनाया गया है उसमें संशोधन की बात कही गई। कांग्रेस से लेकर सीपीआई, सीपीएम आदि सभी ने नई नियमावली को लेकर सवाल उठाया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 14 जुलाई तक है और 14 जुलाई के बाद हम सभी दल बैठकर फिर से इस पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल को लेकर भी इसी बैठक में चर्चा कर लेने का भरोसा दिया है।
बिहार के अस्पतालों में 967 निम्न वर्गीय लिपिक की होगी बहाली। आयोग के पास इसके लिए रिक्तियां पहुंच गई है। देखिए, लिपिक की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों को अब जल्द ही लिपिक उपलब्ध हो जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 967 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ भी कर दी गई है। विभाग ने सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 967 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति करने की अधियाचना भेज दी है। बिहार में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अस्पतालों में लिपिक की नियुक्ति की जा रही है और जल्द ही इसके लिए आप फॉर्म भर पाएंगे, जल्द ही इसके लिए वैकेंसी आ जाएगी। बिहार में पुलिस विभाग में डायल 112 के तहत बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है। साथ ही बड़ी खबर है कि अब 34 मिनट में पहुंचेगी डायल 112 की टीम। देखिए, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की डायल 112 की टीम अब सिर्फ 34 मिनट में ही फोन करने वाले के पास पहुंच जाएगी। 6 महीने पहले तक प्रत्येक कॉल का औसत रिस्पांस टाइम 51 मिनट था, जिसमें से सुधार कर इसे अब 34 मिनट तक लाया गया है। यही नहीं, पिछले साल के मुकाबले रजिस्टर होने वाले कॉल की संख्या 26,000 से बढ़कर अब 95,000 तक चली गई है। बिहार के जीविका दीदियों के लिए बड़ी खबर है। जीविका दीदियों को अब व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा। पहले जीविका दीदियों को ग्रुप में लोन दिया जाता था, फिर बाद में जीविका दीदियां आपस में बांट लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक यदि कोई भी जीविका दीदी लोन लेना चाहती है तो वो अकेले ही लोन ले सकती है। अब जीविका दीदियों को व्यक्तिगत ऋण देने का फैसला कर लिया गया। सरकार ने जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने के लिए ये पहल की है। जीविका दीदियां ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। बिहार के कई ऐसे शिक्षक हैं जो खुद नहीं जानते हैं कंप्यूटर चलाना, तो वे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाया जाएगा और इसके लिए राज्य के 2,75,000 शिक्षकों को दी जाएगी कंप्यूटर की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने SCERT शैक्षणिक अनुसंधान को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल 8वीं तक के करीब 53% शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है और अब इन शिक्षकों को पहले कंप्यूटर चलाने के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज बताया जाएगा। फिर ये शिक्षक छात्रों को भी कंप्यूटर सिखाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, कई शिक्षक जो काफी दूर से आते हैं तो उन्हें आने जाने में काफी समय लग जाता है, जिससे कई बार वे समय पर स्कूल नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर है कि शिक्षण संस्थानों में ही बनेंगे शिक्षक और कर्मियों के आवास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि शिक्षक यदि बाहर से आएंगे तो पढ़ाने में परेशानी होगी, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था अब वहीं होनी चाहिए और इसके लिए जो परेशानियां आएगी उसे दूर किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि छात्रों के लिए भी हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। जिन विद्यालयों में पहले से हॉस्टल है, वहां यदि ज्यादा छात्र रहना चाहते हैं तो हॉस्टल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथ ही जिन स्कूलों में हॉस्टल की जरूरत होगी, वहां स्टूडेंट के लिए हॉस्टल भी बनवाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का पहला तल दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है सामने कि श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर में भूतल का निर्माण अधिकांशतः पूरा हो गया है और दिसंबर के अंत तक प्रथम तल्ला का भी निर्माण पूरा हो जाएगा। भूतल में जहां विराजमान रामलला की प्रतिष्ठा होनी है और प्रथम तल में राम दरबार की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब पीएम मोदी जी ने पिछली बार चुनाव में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे थे तो आखिर 5 साल कैसे लग गए एक ही तल्ला बनने में। देखिए, 2024 में फिर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है। पिछली बार राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट मांगा गया और इस बार आधा बना दिया जाएगा और फिर से आगे के निर्माण के लिए फिर से जनता से वोट मांगे जाएंगे। राम मंदिर के नाम पर हर बार वोट मांगने का काम किया जा रहा है। खैर, ये खराब बात भी नहीं है, ये अच्छी बात है। पिछली वाली सरकार ने तो इतनी हिम्मत भी नहीं दिखाई थी कि वे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा सके। 70 साल तक इन लोगों ने राज किया, लेकिन आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई। पीएम मोदी जी के आए हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं और इन्होंने राम मंदिर बनाकर दिखा दिया। और यदि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाता है तो आखिर क्या ही गलत है ये चीज।
काम किया गया है, तभी ना जनता के सामने ये बात रखी जा रही है। और विपक्ष वालों, जो राम मंदिर के नाम पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो आपने करा कुछ इस तरह का काम जो आप जनता के सामने बोलने की हिम्मत भी रखेंगे और जनता से ऐसे मुद्दों पर बात करके वोट मांगने की हिम्मत तक रखेंगे? नहीं ना किए हो कुछ काम तो नहीं देगी जनता वोट। पेट्रोल पंप पर हम पेट्रोल भराने जाते हैं, पेट्रोल भरा कर आ तो जाते हैं, लेकिन वहां कई तरह की जो सुविधाएं मिलने वाली थी वो हमें नहीं मिल पाती है। और कई जगह पर शौचालय गंदे हैं, कहीं पेयजल नहीं है। पेट्रोल पंप पर जो सुविधाएं मिलने चाहिए था, यदि वो जनता को नहीं दे रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई करेगी बिहार सरकार। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेट्रोल पंप पर क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए। तो देखिए, मुफ्त में हवा मिलनी चाहिए, मतलब आपके टायरों पर जो हवा भरती है वो फ्री में वहां मिलने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी महिला और पुरुष के लिए अलग अलग। और जो पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए वो सीधा टंकी से पानी नहीं आना चाहिए, बल्कि आरओ का वाटर या फिर वाटर कूलर से पानी आना चाहिए। और फ्री में फोन कॉल की भी सुविधा होनी चाहिए, और शायद ही कोई पेट्रोल पंप पर फ्री में फोन कॉल की व्यवस्था होती है, और होती भी है तो ऑफिस में ये लोग फोन रखते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां ये लिखा होना चाहिए कि यहाँ आप फ्री में फोन कॉल कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी देखा जा रहा है कि ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर फ्री में हवा देने की जो सर्विस है उसे बंद कर दिया गया है, और पेट्रोल पंप के बगल में एक टायर दुकान खुल गया है जहां पर पैसे लेकर हवा भरवाया जाता है। और चलिए, शहरों पर कुछ कुछ सुविधा है भी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो पेट्रोल पंप है वहां पर कई तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो अब बिहार सरकार उन सभी पेट्रोल पंप पर कार्रवाई करेगी जो ये सुविधाएं नहीं दे रही है जनता को।